आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है, वो करता है। और विपक्ष के लोग वक्त रहते वैक्सीन खरीदी नहीं गई, जो हमारे मुल्क में बनी उन्हें बाहर भेज दिया गया। अब जब इसको लेकर शोर शराबा हुआ, हो हल्ला हुआ, सवाल पूछे गए, तो वैक्सीन गुरु ने जो अपना झोला है वो राज्य सरकारों को पकड़ा दिया। अब राज्य सरकारें अपना झोला लिए जो है वो हाथ फैलाए घूम रही हैं, लेकिन अब उनकी सुध लेने वाला, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से पूरा मिसमैनेजमेंट जो है वो सरकार का सामने आ रहा है, वो किसी से अब छुपा नहीं है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए सरकार को, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, लताड़ लगाई है और कई सख्त सवाल पूछे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर। और खास तौर पर 18 से 45 साल के उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर ये सवाल पूछे गए हैं। आपको याद होगा जब कोरोना अपने पूरे पीक पर था, जब एक दिन प्रधानमंत्री ने आकर अचानक से ये कहा कि अब 18 से और 45 साल के उम्र के जो लोग हैं, जो बचे हुए थे, उनको भी अब वैक्सीनेशन दी जाएगी सरकार की तरफ से, उनको भी लेकर वैक्सीनेशन जो है लगाई जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इतनी बड़ी तादाद में आखिर वैक्सीन जो है वो आएंगी कैसे इतने बड़े तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी। ये ऐलान कर दिया गया जैसे हमेशा से किया जाता है, नोटबंदी से लेकर, और तमाम आपने देखा है कि आते हैं सामने हमारे प्रधान सेवक और एकदम से ऐलान कर देते हैं। वैसे ही बिना तैयारी के ये भी ऐलान कर दिया गया, जो कंपनियां हैं जो वैक्सीनेशन बना रही थी उनको कॉन्फिडेंस तक में नहीं लिया गया, और उसको बिना देखे हुए कि आखिर इतने बड़े तादाद में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, बस ऐलान कर दिया गया। और अब आप ये देखें कि उसी का पूरा मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि पहले एक वैक्सीनेशन से दूसरे वैक्सीनेशन के बीच जो गैप था वो कम था। जब वैक्सीनेशन की कमी हुई तो अब नई थ्योरी लाके ये कहा गया कि इसको जो है, जो बीच में जो अंतराल है उसको बढ़ा दिया गया है। और अब एक और बात आप ये देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी जूलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है वो रिसर्च की है, और रिसर्च में ये कहा गया है कि जो लोग जो कोविड पॉजिटिव थे और जो रिकवर हो गए हैं, उन्हें दरअसल दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं है। उन एक डोज से ही उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो जाएगी, एक डोज ही उनके लिए काफी है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से रिसर्च की गई है। तो पहले एक वैक्सीनेशन से दूसरे वैक्सीनेशन की डोज के बीच में गैप को बढ़ाया गया। दूसरा ये कहा गया अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एक ही वैक्सीनेशन काफी है उन लोगों के लिए जो कोविड पॉजिटिव थे और रिकवर हो गए हैं। तीसरा आप ये देखिए कि मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के वजीर आला, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि भाई हमने ये अचानक से लोग ये कहने लगते हैं कि भाई देखिए हमारे पास स्टॉक की कमी हो गई है, वैक्सीनेशन नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे राज्य को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर 2 लाख का स्टॉक आप एक ही दिन में लगा देंगे तो जाहिर सी बात है वो खत्म हो जाएगा। उसी 2 लाख को आप 50-50 हजार करके आप लगाइए, और ऐसे में 4 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वैक्सीनेशन की कमी हो गई। तो आप ये सोचिए कि किस तरह के लॉजिक जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बुरी तरीके से अब वैक्सीनेशन मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और उसी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सरकार से कि क्या आप ये चाहते हैं कि राज्य सरकारें जो प्राइवेट वैक्सीन निर्माता हैं
उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कराएं। क्या आप चाहते हैं कि ग्लोबल टेंडरिंग कराई जाए इस वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडरिंग कराई जाए? क्या आप ये चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सरकार वैक्सीनेशन मुहैया करा रही थी, वैक्सीनेशन करवा रही थी, वैक्सीन मुहैया करवा रही थी, तो यही सेम चीज अब 18 से 45 साल के ग्रुप के लोगों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? ये सवाल पूछे गए हैं। और ये भी कहा गया है कि ये तमाम चीजें राज्य सरकारों के ऊपर क्यों छोड़ दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि राज्य सरकारों के लिए जो वैक्सीन है उसकी कीमत अलग है, केंद्र सरकार के लिए अलग है। जब केंद्र सरकार खरीदती है तो ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब ये दिया गया क्योंकि राज्य सरकार बल्क में वैक्सीन खरीदती है तो इसीलिए वो सस्ते दामों पर मुहैया करा सकती है, और राज्य सरकारें जाहिर सी बात इतनी बड़ी तादाद में नहीं खरीद सकती हैं, तो उनके लिए जो है वो प्राइस जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसको लेकर भी सरकार ने कहा है कि जब एक देश में एक प्राइस क्यों नहीं हो सकता है, राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, ये व्यवस्था क्यों है? इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपको पता ही है कोविन ऐप पर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है, अगर आपको वैक्सीनेशन अपने आप को करवाना है तो आपको उस ऐप पर रजिस्टर अपने आप को कराना पड़ता है, और उसके बाद लगातार आपको स्लॉट्स जो है उसमें देखने पड़ते हैं, बार बार देखना पड़ता है। तो ये कहा गया है कि आप डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर साक्षरता नहीं है, डिजिटल साक्षरता ग्रामीण इलाकों में नहीं है। तो ऐसे में जो लोग ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे? इसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की, ये पूछा गया। इसको लेकर जवाब ये दिया गया कि वो सेंटर्स पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल पूछा है कि अगर कोई शख्स राजस्थान में, झारखंड का कोई शख्स काम करता है तो वो कैसे झारखंड वापस आकर सेंटर पर आकर वैक्सीनेशन कराएगा? जो मजदूर हैं, खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं, उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? ग्रामीण इलाकों को क्यों उपेक्षित रखा गया है? 75% जो वैक्सीनेशन है अब तक जो भी हुआ है उसका 75% जो वैक्सीनेशन है वो शहरी इलाकों में हुआ है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में को जो है वो उपेक्षित रखा गया है, और अभी ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो वहां पर उस पैमाने पर शुरू नहीं की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी कई सवाल जो है इसको लेकर उठाए गए हैं, और सरकार की नीति को लेकर सख्त होता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आया है, और ये कहा है कि ये पूरा मिसमैनेजमेंट क्यों किया गया है। और ये भी कहा गया है कि खासतौर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कल एक न्यूज रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे एक मृत शरीर को नदी में फेंका गया है। मुझे नहीं मालूम कि न्यूज चैनल के खिलाफ अभी तक देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है और किस तरह से किसी भी बात पर किसी के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। उसी को लेकर ये कमेंट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तरफ से कमेंट किया गया है कि उन्होंने देखा था कि एक टीवी चैनल पर कि किस तरह से एक बॉडी को नदी में फेंका जा रहा है। अब मुझे नहीं पता अभी तक कि क्या उस न्यूज चैनल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं। तो आप देखें कि कोर्ट इस तरह से सरकारों को लेकर सवाल जो है वो खड़े कर रही है कि वैक्सीनेशन का पूरा मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप ये देखें कि जब वैक्सीनेशन जो है जब हो रहा था, जब 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए, तब वैक्सीन गुरु करके जो हमारा गोदी मीडिया है वो प्रोग्राम चला रहा था वैक्सीन गुरु करके, क्योंकि तब तो वो इस मैनेजमेंट में लगे हुए थे कि किस तरह से उन्हें वैक्सीन गुरु बताया जाए, किस तरह से बताया जाए कि देखिए कैसे दूसरे देशों के दूसरे देश जो हैं वो हमसे वैक्सीनेशन मांग रहे हैं और अब हम दूसरे देशों को जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कहां अपने मुल्क में अब लोग वैक्सीनेशन के लिए जो है वो किस तरह से महरूम हैं। अब इसको लेकर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, अब उसको लेकर नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, अब इसको लेकर कोई इस तरह का टाइटल नहीं लगाया जा रहा है जिस तरह से वैक्सीन गुरु का टाइटल लगाया जा रहा था। अगर वक्त रहते वाकई में इस गोदी मीडिया ने सवाल पूछे होते सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत नहीं होती इंटरवीन करने की और सरकार से ये सवाल पूछने की। आप ये देखिए कि जब
वैक्सीन जब 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जब वैक्सीनेशन हो रही थी, जब कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी, तब आप ये देखें कि तब तो मोदी जी की तस्वीर उस पर लगाई जा रही थी और बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी और लगातार ये बताया जा रहा था। और अब जबकि वैक्सीनेशन की बड़ी तादाद में कमी है, तो सारा ठीकरा जो है वो राज्य सरकारों पर फोड़ दिया गया है। और अब राज्य सरकारें सरकार से पूछ रही हैं कि भाई किस तरह से हम जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चलाएं, किस तरह से वैक्सीन जो है वो मुहैया कराएं। तो अब ये सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दी गई हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सवाल पूछा है कि कैसे एक ही देश में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। और जो हमारा मुल्क है वो दरअसल तमाम स्टेट्स को मिलकर बनता है, आर्टिकल 1 यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। लेकिन आप ये देखें कि अभी फिलहाल जो है उन इमेज पर किसी तरह की का कोई सवाल ना खड़ा हो जाए, इमेज जो है वो किसी तरह से खराब ना हो, वो बनी रहे, उसको लेकर पूरी कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। और अब आप ये देखें कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की जो है वो तथ्य दिए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं कि पहले गैप बढ़ाया गया और अब ये जोर शोर से कहा जा रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तो ये कह दिया है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको एक ही वैक्सीनेशन की जरूरत है। कुछ देर बाद मुझे लगता है कि और हाँ, इससे पहले आपने ये देखा होगा कि किस तरह से, आपको पता ही है वो खबर की जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो कॉकटेल वैक्सीन जो है लगाई गई, यानी कि एक पहली डोज जो है वो किसी और कंपनी की लगाई गई और दूसरी डोज जो है वो किसी और कंपनी की लगा दी गई। वो तो आप शुक्र मनाएं कि उन लोगों को कुछ हुआ नहीं, और अगर कुछ हो जाता तो फिर ये पूछा जाता कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि जिम्मेदारी तो अभी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी ली जाती तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मरे हैं उनकी जिम्मेदारी भी कोई लेता। अभी तो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है और नेगेटिव को पॉजिटिव करने की पूरी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और अब आप ये देखें कि किस तरह से लीपापोती करके इसको छुपाया जा रहा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बड़ी उथल पुथल चल रही है। जल्द ही स्टोरी भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के बदलाव देखने के लिए आगे आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जल्द ही अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, आदाब।